हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड, जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सीट नंबर 4 है। किसका है? तो रंजीत सर का ये सेट है, पब्लिकेशन है। इसमें कितना सेट है? 20। और एक इसका PDF चाहिए आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा चैनल का? तो कर्ण IAS PCS अकेडमी का। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों का 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी, ये 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। मूल संविधान में, जी हाँ, मूल संविधान में कितना था मौलिक कर्तव्य? तो 0। जी हाँ, मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया कितना? 10। अभी कितना? 11। एक को बाद में 86वें संविधान संशोधन यानी 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, यानी वर्तमान 11 है। उसके अलावा इसमें जो है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्था से है। अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता के कृति है? तो ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास। यह ग्रास बेजिंग ट्रिलॉजी की प्रथम पुस्तक है। 1979 ईस्वी में उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2015 में भारत ने अपना परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन ए, कनाडा। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा फ्रेंड्स, ओनली ऑप्शन ए दे रखा है, यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है? कौन सी रेखा है? तो भारत का 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, ये किससे पास करती है? तो उत्तर प्रदेश के नैनी से। और ये कितने स्टेट से पास करती है? तो 5 भारत के राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर रखा जाता है। वही मीटर गेज के नाम से स्पष्ट है कि वो मीटर में होगा, 1 मीटर का रहता है। वही संकीर्ण या नैरो गेज, तो जो नैरो गेज है 0.62 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती। यह वे किस देश की है? तो ऑप्शन सी, कहाँ की है? तो स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 मीटर है। कितना? 57 मीटर। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे कौन थे ये? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ये सब फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? वो कौन थे? नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं होगा, ये डी है, प्रख्यात विधिवेता थे। ऑप्शन डी क्या थे? प्रख्यात विधिवेता। और ये 2003 से 2008 तक क्या रहे थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, RBI के गवर्नर थे। नेक्स्ट 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी, YD रेड्डी। जी हाँ, YD रेड्डी थे। और अभी हाल में जो पूछा गया है NK सिंह के बारे में, ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? तो 1917 में। जी हाँ, ये पटना विश्वविद्यालय की बातें हो रही है। उस समय यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार भी था, नेपाल भी था और उड़ीसा भी था। जी हाँ,
ये बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये अगर पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल कर दे तो आप फंस जाइएगा। क्या उड़ीसा तो आप चले जाइएगा, उड़ीसा के साथ तो आप जाइएगा, लेकिन नेपाल भी जाइएगा, इस पर डाउट, इसलिए आपको मार्क क्या करना है, इसके साथ नेपाल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन बी E.M. फॉस्टर। ठीक है, E.M. फॉस्टर उपन्यास है जो 1924 में प्रकाशित हुआ था। 1924 में यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय आक्रोश और 1920 में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस। जी हाँ, ये फेमस है चूँकि। और एक चीज़ और है, इसमें क्या हुआ था? COP21। जी हाँ, ये COP21 का मीटिंग था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर देश को ये निर्धारित मतलब बोला गया कि आपको CO2 कम करना है उत्सर्जन। तो बोला कैसे कम करें? बोला कैसे कम करना है, कितना कम करना है, ये आप पे छोड़ दिया जाता है। सॉरी, कैसे नहीं बल्कि कितना कम करना है ये आप पे छोड़ दिया जाता है, आप खुद डिसाइड कीजिए। इसीलिए क्या है? नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय जो निर्धारित है, खुद मतलब खुद को करना है। ये पेरिस में हुआ था और ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द बिलीवर्स इंडिया आ मिलियन यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो आपको याद ही होगा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि चर्चा में था। कौन सा है? B.S. नाइपॉल, ऑप्शन डी। 13 का डी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, एंजेलिक कार्बर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी हैं? तो ये सब फ्रेंड्स ये पूछा जाए तो ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है इसलिए उसमें कुछ भी छपा गया है। इसका क्या होगा? सेरेना विलियम्स किस देश की है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीती। ये जो है एंजेलिक कार्बर, ये किस देश की है? इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है इसमें। तो कहाँ की है? जर्मनी की है। विलियम्स कहाँ की? अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? देखिए, ये राजस्थान तो बस कहानी है, बस आपको ये दिखाना है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। कितना होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 16, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे का खान कहाँ है? तो पन्ना है कहाँ? तो ये जो है एकमात्र हीरा उत्पादक कंपनी है। यह मध्य प्रदेश के चूँकि पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। पन्ना की खान से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य हीरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका की खान से प्राप्त होने वाले हीरे से तुलना में दूसरे स्थान पर आता है। जी हाँ, कितने स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 17, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत रे। किसके द्वारा? सत्यजीत रे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी। ये कब से मनाया जाने लगा? इंपॉर्टेंट ये है, 21 जून तो है ही, लेकिन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान मोदी जी ने इसकी चर्चा किए थे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो व्यापार नीति, बल्कि कराधान नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है और सार्वजनिक व्यय नीति है, लेकिन कराधान नीति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? पहले तो आपको ध्यान लेना है, इंडिया है, ये गंगा नदी है, उत्तर की ओर यानी दक्षिण से निकल के उत्तर की ओर कौन आता है? तो ऑप्शन सी, सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल के बिहार में आके मिलती है उत्तर से। उसके अलावा कोसी बिहार में मिलती है, गंगा के उत्तर से दक्षिण की ओर आके बहती है। घाघरा गंडक का भी सेम स्थिति है, यानी आंसर होगा आंसर होगा सोन। क्वेश्चन नंबर 21,
35वें राष्ट्रीय खेल जिनका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो केरल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति किस आधार पर त्याग कर सकता है? तो असमर्थता और सिद्ध कदाचार, या कोई भी जो संवैधानिक पद पर है उसका यही क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? अब देखिए, ये सब न्यूयॉर्क कहाँ पर, ऐसे आप मैप देखिए, सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट साइड। ईस्ट में कौन सा शहर है? दिल्ली तो है, ईस्ट में है, लेकिन दिल्ली एक ऑप्शन मान लीजिए अभी फिलहाल। न्यूयॉर्क यहाँ पर है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म। हांगकांग चाइना है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया से पहले है। बचा टोक्यो और दिल्ली, तो यहाँ पर टोक्यो जापान में होगा। ऐसे फ्रेंड्स, एक आज के ही पिछले क्लास में एक चीज़ और बताया गया था, जो 180 डिग्री उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसके पूर्व जाने पर एक दिन घट जाएगा और पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ जाएगा। ये डिसाइड हुआ, तब से ही भारत को पूर्वी देश कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। ये जो राजकुमारी का चित्र है अपने प्रेमी नल के विषय में, वह कुछ कह रही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो महिला आंचल, इसका अनुवाद भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अब देखिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग, जी हाँ, केवल महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और महाभियोग के लिए भी कंडीशन है क्या? कि सिद्ध कदाचार होना और असमर्थता या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, 2 स्तंभ दिया है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलाना है। ऑप्शन ABCD दे रखा है। यह है परमाणु ऊर्जा। जैसे कर्नाटक में क्या है? कहेगा। कौन से कर्नाटक, कौन से कहेगा। अब इससे ट्रिक, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कुछ इसमें दिमाग में नहीं लगा है। कौन से क्या कर्नाटक, कौन से कहेगा। तो 1 का 2, 1 का 2, यानी 1 का 2 अगर देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी 1 का 2 यानी C और D कैंसिल। आप देखिए दूसरा क्या है? तमिलनाडु कुन्नकुलम 2 का 4, इन ऑप्शन B, ऑप्शन B हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नरोरा में ये मतलब उत्तर प्रदेश में नरोरा है, जबकि गुजरात में काकापारा है, काकरापारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं। दे रखा है ऑप्शन डी, राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था? 1952 में, और यहीं से विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन भी किया गया है। इसकी पहली बैठक कब हुआ था? 13 गठन हुआ मतलब अप्रैल में, और मई में 13 मई को इसका विधिवत प्रथम मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट, बाकी सही है, क्या क्या देख लेते हैं। ये एक अस्थायी सदन है, जी हाँ। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं, जी हाँ। और इसमें कुल राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रो सेल्फी या लघु शीर्षता के लक्षणों का कारण है? तो जीका वायरस, जी हाँ, ये बच्चे को काफ़ी प्रभावित करता है, मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होने देता है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो मैक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर। ये न्यूज में रहा था इसलिए है, इसका
एक्सप्लेनेशन बहुत दे रखा है, लेकिन मेक्सिको प्रांतीय तट राज्य सिनुलोवा कॉटेज संगठन की स्थापना के कारण इसके नाम चर्चा पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनके मृत्यु कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? कौन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और एक बार ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए ये करेंट स्टूडेंट का क्वेश्चन है, चूँकि मतलब किसी क्वेश्चन के किसी बुक से, ठीक है, किसी बुक का छाप दिया गया उत्तर प्रदेश के पीसीएस का, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। यह सही देश चुनिए, कौन सा है? यानी ऑपरेशन राहत कहाँ चला था? तो ऑपरेशन राहत चला था यमन में। कहाँ पे? यमन, ऑप्शन डी। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, बोको हरम क्या है? बोको हरम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ऑप्शन डी। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकी संगठन है। क्या है? इस्लामी आतंकी संगठन है, बस। इसको वैश्विक आतंकवाद सूची में शामिल किया गया था। ये भी करेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको भी ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 36, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? यह था तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, अब ये देखिए 1962 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। नहीं, पहले व्यक्ति जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, 1962 में उन्हें भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। 9 जून 1964 से 11 जून 1966 तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान भी वे प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। और मेरे से भी ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, इनका निधन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में किसका नहीं है? तो सतलज का। जी हाँ, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत में। तिब्बत के कहाँ? तो राकसताल झील के निकट। ठीक है, और एक सवाल और है कि यह लेकेन गंजो यानी एलिफेंट रिवर नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। सिपकिरा दर्रा के पास ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और सिंधु सतलज नदी की सहायक नदी बात करें तो सिंधु में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी दिया होगा। नहीं, कह रहा है इसका केवल मूल अधिकार क्षेत्र है। मतलब केवल मूल अधिकार, केवल लग गया ना, ये पहली बात, ये प्रीवियस ईयर है। दूसरी बात, केवल शब्द यूपीएससी का फेमस है, मैंने इसका संबंध किससे हो सकता है? यूपीएससी से। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। इसका केवल अपीले क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्शी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अधिकार अपीले क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार, उपरोक्त सभी, यानी डी होगा। ऐसे केवल लग जाए ना तो आप सचेत हो जाइए, ये एक्सट्रीम वर्ड है जो यूपीएससी पूछती है और ज़्यादातर ये गलत होता है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है, इसलिए ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्लीकट्टू सांडों की एक लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये काफ़ी आजकल चर्चा में था। तो कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बरकरार रखते हुए इस खेल पर प्रतिबंध बनाए रखा। हालांकि तमिलनाडु में इस खेल का विरोध किया गया है। ये इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 से। जी हाँ, ये अटपटा लग रहा होगा, बट जंतुओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का मौलिक अधिकार है। क्या है? जंतु को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद इस तरह से पूछ दे तो मामला अटक सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? पहली बात, ये थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, अमरकंटक है कहाँ, अपने पता चल जाएगा आपको। ये बड़ा पार्ट है अमरकंटक का, पहाड़ है। किन दो नदियों की बात कर रहा है? देखिए,
नर्मदा और सोन। क्या है नर्मदा और सोन? जी हाँ, सोन बिहार की ओर चलाती है, नर्मदा ये इधर चलाती है, और एक और नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, वो आपको कमेंट करके बताना है, यानी ऑप्शन बी। इस कौन सा स्थान ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर ये है कहाँ पर? तो राजस्थान के अजमेर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट। ये मेला कब लगता है? तो नवंबर में। कौन मंथ में? नवंबर में। ये ऊंट मेले के लिए भी जाना जाता है। सोनपुर मेला पशु मेला के लिए जाना जाता है। उज्जैन महाकाल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, न केवल भारत का बल्कि एशिया का भी। ऑप्शन बी। कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी। और बिहार में भी 13 जिला में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, उच्च श्रृंग कानून कोई कानून नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया? उसको संपुष्टि कब किया? तो ऑप्शन बी, मेनका गांधी केस। ये कब आया था? 1978 में। इसमें क्या हुआ था? मतलब जीवन जीने का अधिकार को थोड़ा विस्तार दिया, साथ ही साथ 21 अनुच्छेद 21 का भी ये विस्तार दिया, और मेनका गांधी को विदेश जाने का भी अधिकार दिया, यानी सीधा सीधी अनुच्छेद 21 का इसमें विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक डायमंड। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एक लाइन भी। क्वेश्चन नंबर 46, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। राज्यपाल कहीं गए हैं बोहरा? 46 का ए, जम्मू कश्मीर। जी नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, मतलब प्रीवियस ईयर में चालाकी के साथ भी नहीं उठाया गया, बस उठा लिया गया है। ये नहीं है ऑप्शन, इसका आपको काउंट नहीं करना है नंबर, सीधा सीधे क्वेश्चन घटा लेना है। क्वेश्चन नंबर 47, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? DI यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DII से आयरलैंड। मैं कैसे याद किया हूँ? DI यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी से डायरेक्टिव यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से? तो आयरलैंड से। ये मतलब अनुच्छेद 47 में है। क्वेश्चन नंबर 48, फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेंट है, भैयात क्वेश्चन है, चुपचाप उठा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, वो स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व, यानी आपको मैंने ट्रिक बताया था कि पृथ्वी किस तरह से घूमता है? वेस्ट में, WE वेस्ट में, यानी पश्चिम से, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ST बस ट्रिक के तौर पे था, आपको वेस्ट याद रखना है। ये आप चूंकि पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में ये भूस्थिर का उपग्रह भी है, तब तो पृथ्वी के सभी ग्रह का अवलोकन, मतलब पृथ्वी पे सभी चीज़ों का जहाँ पर है उसी दिशा में, उसी स्थान पे, उसी समय को अवलोकित कर पाता है, क्योंकि पृथ्वी के साथ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेम्वे। ऑप्शन बी। कब लिखे थे ये? 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर या होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? देखिए, आप लोग इसके दिमाग में आया होगा, अभी जो आया होगा वो एकदम ध्यान से देखिए कौन सा है। तो अनुच्छेद 356। अब इसमें एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, लेकिन यही में कह दे आधार बनता है। किस अनुच्छेद का आधार बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 355 हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक भारत में लग नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? ये किसके लिए है? BT कॉटन। जी हाँ, किसके है लिया? BT कॉटन। ये
2 में इसको परमिशन मिल गया। नेक्स्ट 53, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन, जी हाँ, स्वीडन द्वारा दिया जाता है। स्वीडन की नॉर्वे समिति के द्वारा, ये एक सवाल और पूछा था, किस समिति के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की समितियों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये सवाल आई थिंक दरोगा मेंस में था या प्रीलिम्स में था। क्वेश्चन नंबर 54, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मालवीय जी संस्थापक थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इससे एक सवाल पूछा गया था इसी से कोरिलेट करके, EPFO कहाँ पे? EPFO क्या था कि गांधी जी पहली बार कब पब्लिक मीटिंग दिए, यानी पब्लिकली भाषण दिए थे, यानी भारत में पहली बार गांधी जी कब किसी सभा को संबोधित किए थे? तो बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन पे। जी हाँ, मतलब बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन पे गांधी जी पब्लिकली पार्टिसिपेट किए थे। हालांकि पहला आंदोलन जरूर है गांधी जी चंपारण, लेकिन पब्लिक मीटिंग जो है वो बनारस विश्वविद्यालय के एस्टैब्लिशमेंट में ही था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? मैच द फ्लोइंग है, देखते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? कर्नाटक। जी हाँ, कहाँ पर है? कर्नाटक। बंदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक। यानी 1 का 4, 1 का 4 देखा जाए तो बी, ए और बी हो सकता है। दूसरा कह रहा है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल में। यानी 2 का 3, 2 का 3, तो अभी तक ए भी जा रहा है। उसके अलावा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है? माउंट आबू का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है, यानी 3 का ए, यानी आंसर होगा ए। बाकी क्या बचा? पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। पेंच पन्ना ये सब मध्य प्रदेश का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। हालांकि गंगा में भी है और सिंधु में भी है। जी हाँ, ये सिंधु में भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये केवल शुद्ध और ताजे पानी में ही जीवित रह सकता है। यह मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश, भारत और नेपाल में उनके सहायक नदियों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 ये भी मैच द फ्लोइंग है, चलिए देखते हैं। कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी हरित क्रांति का इंडिकेशन है। तो ए का ए, ए का ए, ए का ए। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अगर पता हो, एक ऑप्शन, तो क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि अर्थात हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ऑप्शन देखिए 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो, यानी गारंटेड क्या होगा? ए होगा। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, उर्वरक, वो यानी उर्वरक क्या होगा? तो भूरी क्रांति। और एक क्या बचा? मत्स्य उत्पादन यानी नीली क्रांति। अब देखिए मत्स्य को कैसे माना? ब्लू, जो नील होता है ना, ब्लू, तो मछली ब्लू व्हेल, तो ब्लू और नील, मतलब इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं मछली जो है मतलब उत्पादन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 58 हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ये विकसित किया गया है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संपदा व मानव संसाधन को प्रदान किए गए मूल और मौलिक को प्रत्येक देश की प्रति आय ज्ञात किया जाता है। एक तरह से ये कब आया था? तो 2008 में आया था। 2008 यानी रियो +20 इसका केंद्रीय थीम भी था। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? पहले बात, मूलभूत ढांचा क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये हम समय समय पर निर्धारित करेंगे। में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में ये जो सब सर्वाधिक बड़ा बेंच अभी तक का बना है, 13 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ ने था, इसने इस बात को निर्धारित किया था। और ये क्या बोला? जैसे कि मूल अधिकार अभी क्या है? अभी जैसे कि देखिए जो मूल संरचना है FR है, यानी मूल अधिकार है। उसके अलावा संघ राज्य के बीच जो संबंध है, उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता है। ये सब क्या है? मूल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल अवधारणा है, मूल ढांचा है। क्वेश्चन नंबर 60 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव, बेनेगल, नरसिंह राव। ठीक है, और कहा जाता है कि जो संविधान की लोकतांत्रिक कार्य योजना की सामान्य संरचना और फरवरी 1948 में तैयार किए गए वो प्रारूप उन्हीं के निर्देशन में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 61, तुम मुझे खून दो। जी हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सेट दूंगा एक डेली, तो यकीनन दोनों को फायदा होगा। तो क्या है ये? सुभाष चंद्र बोस जी का है। ये कहाँ पर दिए थे? जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने मतलब भारत से निकलकर कहाँ गए? अफगानिस्तान और इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे। उसके बाद 1942 में, मार्च 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस, जी हाँ, कौन व्यक्ति? रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन का विचार मतलब गठन के हेतु विचार आया, सम्मेलन को बुलाते हैं। और जून मतलब 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो से जर्मनी आए और 21 अक्टूबर जो तारीख है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किए? इसका आईएनए का गठन करते हैं। और आईएनए से रिलेटेड एक और विवाद है, एक और नारा थे, दिल्ली चलो को भी नारा दिए थे, ठीक है। और एक और जो लाल किला विवाद है वो किससे संबंधित है? तो आईएनए के सदस्य से ही। क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सन 1942 में। कब हुआ? सन 1942 में, ठीक है, 9 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, बहुत बारीकी से पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, भारतीय लगा देना यहाँ पर, भारतीय, तो मामला फंस जाता है। और ऑप्शन देख रहेगा, अगर भारतीय रहेगा दिया हुआ तो ऑप्शन रहेगा एनी बेसेंट, अगर प्रथम महिला सिर्फ रहेगा तो ऑप्शन रहेगा सरोजिनी नायडू। यानी ऑप्शन ए को आपको ध्यान से देखना है। अगर वो एनी बेसेंट लगा दिया है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है कि भारतीय पूछ रहा है या केवल महिला पूछ रहा है। केवल प्रथम महिला पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट। अगर भारतीय लगा दिया तो फिर सरोजिनी नायडू। आप इस ऑप्शन से भी ध्यान से देख सकते हैं। अगर एनी बेसेंट एक पर हुआ आपको दोबारा फिर से पढ़ लेना है क्या पूछ रहा है। ये कब हुआ था? 1917 में। जी हाँ, 1916 में जब इनका गिरफ्तारी हुआ था उसके बाद से ही उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो MK गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। भारत का खोज, सोच कुछ बड़ी और कुछ पुस्तकें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज लिखी है, नेहरू जी ने। आर्टिक होम इन द वेदास, ये किसका है? तो तिलक जी का। ये सवाल भी पूछा जाता है, हालांकि सवाल तो बहुत सारा है तो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अब देखिए सवाल यहाँ से 2-3 बनता है। एक तो दांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च को, ठीक है। कितने दिन चला? 24 दिन। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल को। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो नॉन कॉर्पोरेशन यानी नहीं सिविल डिसओबीडियंस, सिविल यानी सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्पष्ट मैं कह दूं कि आंदोलन और मार्च दोनों अलग चीज़ है। आंदोलन स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को, जब गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठा के सबको कहते हैं कि मैंने कानून तोड़ा, आप भी तोड़िए। लेकिन मार्च कब स्टार्ट होता है, यानी रैली कब होता है या मतलब लॉन्ग मार्च? तो 12 मार्च को। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि उस समय कौन विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ थे? तो बेब मिलर। कौन थे? बेब मिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जी हाँ, क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? वहाँ पर चुनाव हुआ था उससे पहले 1944-45 के आम चुनाव में ब्रिटेन की लेबर पार्टी। जी हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है, उस समय किस पार्टी की सरकार था? तो लेबर पार्टी का सरकार था। और एटली कौन थे? प्रधानमंत्री। एक चीज़ और पूछा जाता है, प्रथम घोषणा यह कि प्रत्येक स्थिति में 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
ठीक है। कब तक? 30 जून 1947 को घोषणा किया था, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को इटली की सरकार ने महत्वपूर्ण 2 घोषणा किया था। एक तो वही 30 जून तक वो, और दूसरा जो वायसराय होगा, यानी ये कहा जा सकता है कि भारत की आज़ादी घोषणा पहली बार कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 को, लेकिन समय दिया था 30 जून को। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 69, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचार्य थे। इस पर भी ध्यान रखना है कि अंतिम या भारतीय हो लगा हो तो बहुत बारीकी से देखना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, स्थापना किसने की? तो किसने किया? AU हूँ, ये कौन थे? तो सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्रशासक थे, ठीक है। कब गठन हुआ? 1885 में। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ, दिसंबर 1885 में। और सर गोकुल दास तेजपाल भवन में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72। उसमें गवर्नर कौन था? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से हेतु उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? देख लीजिए किसके लिए उपयोगी है। तो पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, जी हाँ। पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, जी हाँ। तलछट रोककर नदियों के गादीकरण करने हेतु, कम करने हेतु, जी हाँ। और यानी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है? तो भारत में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन डी दे रखा है, भारत। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। कब से मनाया जाने लगा? जब से स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, उसके बाद से ही। उसके अलावा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। दूसरा 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस तो सबको याद है, लेकिन विश्व मधुमेह दिवस भी है। विश्व मधुमेह दिवस मैंने कैसे याद किया था कि बाल दिवस के दिन क्या होता है? बहुत सारा टॉफ़ी खाता है सब, और उसको मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। मीठा मीठा खाया और मीठा बीमारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये संस्थान दे रखा है, तो देख लेते हैं पहले क्या क्या है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र, ऑप्शन ए ये सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, ये तो कई बार, मतलब ये तो अनलिमिटेड बार पूछा गया, सही है। नेक्स्ट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, जी नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये कहाँ पर है? भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। इसका गठन हुआ था 1984 में। और नेक्स्ट क्या है कि हिमालय पर्यावरण एवं विकास पंत संस्थान कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन। इसे होता है, मान लेते ये पार्ट है समुदाय, ये जो बीच का जो पार्ट है ना, ये हुआ इकोटोन। 76 भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो कौन सा? आर्सेनिक। जो भूमिगत में यही रहता है, आर्सेनिक। और बिहार, मतलब जो गंगा नदी है उसके आसपास के कई राज्य जो है वो आर्सेनिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 77 पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्व के चक्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। कह रहा है किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण तथा अन्य जो जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होते हैं, इसी पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ये इंपॉर्टेंट है। टांसले ने 1935 में, जी टांसले ने 1935 में पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 78 सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर होगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देते हैं। वैसे तो इसको हम पढ़ाए हैं पूरा EVS क्लास 6 के ज्योग्राफी में, आपके PDF में मिल जाएगा। और ग्रुप भी देखिए, ये जो है ना इसके बीच, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है
कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो संघनन ज़्यादा होगा, संघनन ज़्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट अप डाउन होगा यानी टेम्परेचर वेरिएशन होगा, बारिश होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो वनस्पति ज़्यादा होगा। और यही तो सवाल पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं। न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पद छाप, पारिस्थितिकीय पद छाप। अगर फ्रेंड्स जैसे ये बताया था, अगर इसमें से आपको विशेष एरिया इंडिकेट कर दें कि कहाँ से कहाँ होगा, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि 10 डिग्री से मतलब 5 डिग्री से 10 डिग्री या 23 से 23 डिग्री से 37। आपको अगर ऑप्शन रहे उष्णकटिबंधीय या फिर डिग्री में दे दे तो आपको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चूज करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कहीं पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस वर्ष पूछा गया था, लेकिन एक बार वो भी सवाल है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इको पार्क उन सभी उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क किसको दे? इको पार्क सॉरी इको पार्क है पटना में, सवाल इको मार्क का है। तो किसको दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो होता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। देता कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। कब से? 1990 मतलब 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा हो चुका है। ये दामोदर कहाँ पर है? तो झारखंड का है। खमारपाट से निकला हुआ जो हुगली में मिलता है, यह नदी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। परियार नदी पिछले इसी सेट में सवाल था, कहाँ पर है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 82 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन ओजोन अवशोषण करता है? तो पराबैंगनी किरणें। ऐसे ये पराबैंगनी A, B, C आता है, ठीक है। तो किस लेयर में होता है ये? तो सेकेंड लेयर में यानी समताप मंडल में। इसकी ऊंचाई कितना से कितना है? तो 20 से यानी जो मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी निचली सतह में ये जो ओजोन लेयर है वो 20 से 30 या कहीं कहीं आपको 35 किलोमीटर भी और 22 से 35 किलोमीटर मिलेगा या 20 से 30, अब जो भी मिले दोनों ही मतलब माना जाता है। एग्जैक्ट तो लाइन खींचा हुआ है नहीं, इसलिए दोनों ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दे रखा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैव मंडल भंडार है और अवस्थिति है। नोक्रेक कहाँ पर है? मेघालय। पहले ऑप्शन देखते हैं। मानस कहाँ पर है? असम। 2 का 2 यानी जो आपको याद है मानस असम देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, 2 का 2 केवल 1 है, क्योंकि असम मानस सबको याद रहता है। मानस कहाँ पर? असम में। 2 का 2 केवल 1 यानी गारंटेड क्या होगा? आंसर बी होगा। बाकी आंसर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, बाकी सेक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नोक्रेक कहाँ पर है? मेघालय में। जी हाँ। मानस कहाँ पर है? असम में है। अगस्ता मलाई कहाँ पर है? तो अगस्ता मलाई जो है ये केरल तमिलनाडु के इलाका में, यानी केरल। और दिबांग कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 किस स्तर यानी डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक प्रदूषक कहलाती है? तो किसके लिए? ऐसे तो 80 डेसिबल नहीं, 80 नहीं होगा, सॉरी खतरनाक कहलाती है। जी हाँ 80 होगा। ऑप्शन डी होगा 80 डेसिमल। जबकि बात की जाए तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिमल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है, यानी 45 क्या है? सर्वोत्तम है। लेकिन WHO ने कह रहा है अगर 75 डेसिमल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 130 डेसिबल से ज़्यादा एवं तीव्र वाली ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि अगर सुनना शुरू कर रहे हैं, 85 से ही अधिक है, तो आपकी कान आपको साथ छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ये कौन सा रणनीति है? तो रंजीत सर का ये बुक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। ए जैव मंडल रिजर्व। क्या है? जैव मंडल रिजर्व। ऑप्शन ए।
एक तरह से क्या करें, जैव मंडल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे जेनेटिक वेरिएशंस, स्पेसीज वेरिएशंस, टेम्पोरल वेरिएशन एंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? अच्छा, नहीं करना पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि ये मीथेन जो है CH4 ये तो करता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन ही है, जलवाष्प, हालांकि परसेंटेज अमाउंट में ये जो जलवाष्प सर्वाधिक है, लेकिन मेन गैस कौन सा है? CO2। बाकी सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या करता है? तापन में नहीं कम करता है, लेकिन ये एसिड रेन, जी हाँ एसिड रेन में ये भूमिका निभाता है और क्या बनाता है? H2SO4 और HNO3। ये पत्ती के लिए हानिकारक होता है, और किसी का पौधे की पत्ती न रहा मतलब क्या हुआ? पौधा का सूखना लगभग श्योर है, सब दिन नहीं रहा। तो निम्नलिखित में कौन से एजेंडा 21 का सही परिभाषा है? तो 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना, ऑप्शन डी। जी हाँ, एजेंडा 21 ही था, मतलब ही था 21वीं सदी में पर्यावरण के लिए क्या करना। ये कब निर्धारित हुआ था? 1992 1992 में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 88, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो किसके द्वारा? जस्ट अभी डिस्कशन किया गया है, तो फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया है, यानी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुए, ऑप्शन देखते हैं किस तरह से दे रखा है। जी हाँ, सिंगल ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? ए। क्या कह रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 90 है। कह रहा है कि कथन है, दो कथन है, देखिए क्या है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण दे रखा है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। पहली बात, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। अगर आपको बुझा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बुझा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है, दोनों ही कथन सही है। जी हाँ, जितना मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करता है, उतना मात्र 6 घंटा में उपयोग कर लिया जाता है। ये किसका देन है? तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गोहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपयोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मात्र मरुस्थल 6 घंटा में उपयोग कर लेती है। फ्रेंड्स, नीचे क्या है? तो मैथ एंड रीजनिंग है। जी हाँ, आपको मैथ रीजनिंग दिख रहा होगा, और नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा। सॉल्यूशन देखा? जी हाँ, सॉल्यूशन दिख गया। तो आप इसे क्या कीजिए, कर्ण IAS PCS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से प्राप्त कीजिए PDF और प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ आंसर भी दिया गया, सॉल्यूशन भी दिया गया। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया एंड जय हिंद।